इस विनाशक स्थिति की जो कल्पना आप कर सको, आज हर एक शहर में, जिले में 10 से 15 वे केंद्र हैं जो महिलाओं को टीके लगा के बच्चा पैदा करने के, IVF सेंटर। और ये नपुंसकता उस समाज की है जिसमें महाराणा प्रताप पैदा हुआ है। तुम कहां आ गए? जब मैं इसकी सत्यार्थ प्रकाश को और संस्कार विधि को और जितने भी ग्रंथ मैं पढ़ पाया अभी तक, उपनिषदों तक मैं थोड़ा कोशिश की पढ़ने की, वो जो उनके सरलार थे हिंदी में, एकादश उपनिषद एक पुस्तक है, उन सब को पढ़ने के बाद ये लगा कि हम कहां थे, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिल बैठे विचारें ये समस्या, सभी कभी तो बैठना पड़ेगा हमें एक साथ। जब जब लॉजिक की बात होगी और समाज में लॉजिक जाएगा, कोई भी आर्य समाज का आदमी लॉजिकल दिमाग वाला जाए तो उसको बोला तो आर्य समाज तो भगवान नहीं मानता, जबकि उसको कोई सुनना ही पसंद नहीं करता। कारण क्योंकि आर्य समाज में जो व्यक्ति आ जाता है वो फिर पत्थर हो जाता है, किसी की सुनता ही नहीं। इसलिए मैंने काफी दिन तक सुनील आर्य लिखा, लेकिन मैं जब समाज को समझ गया तो मैंने सुनील आर्य हटा दिया। मैं अंदर से तो आर्य समाज में जीता हूं, लेकिन बाहर से मैं सुनील शर्मा ही लिखता हूं, ताकि जब मैं समाज में जाऊं तो मैं लोगों को बता सकूं कि भाई वे लोग ठीक कह रहे हैं। ये नहीं कहता कि मैं आर्य समाजी हूं, क्योंकि इतना पतन हुआ मेरे समाज का कि वैदिक सिद्धांत को हम आसानी से समझ नहीं पाते, और मनुष्य मननशीलता की तो बात ही खत्म होगी। तो इससे जोड़ के एक ही बात कहूंगा मैं कि हमारे दिमाग में शंकाएं जितनी होनी चाहिए थी और उन शंका का समाधान जहां चाहिए वो ये जगह है आर्य समाज का प्रांगण। और उस शंका में जो सबसे मुख्य जो मेरे पास शंकाएं हैं वो ये हैं कि आप जितने बैठे हो लगभग जमींदार होंगे, किसान होंगे जी सारे। अच्छा, आपके पास बीज अपना कौन सा है? अपने घर का बीज किसके पास है नहीं है ना जी। मतलब ये है कि आज अगर मैं अपने खेत में कुछ बोन जाऊंगा तो सबसे पहले मैंने एक व्यापारी के पास जाना पड़ेगा। तो किसान की बात मैं कर रहा हूं, किसान के पास बीज अपना नहीं, आपने मना कर दिया। अच्छा, खाद अपना है, वो भी नहीं, दवाइयां वो भी नहीं, मशीनें और बाजार, तो आप किसान कहां के हैं? अरे किसान तो 100% स्वावलंबी व्यक्ति किसान होता था, लेकिन आज तो आप बाजार के प्यादे हो। एक बार आपकी फसल आई, थोड़े पैसे आए, 1 महीने में सब साफ। कभी दवाई वाले के देने, कभी जहर वाले के देने, कभी स्प्रे वाले के देने, कभी बीज वाले के, कभी ट्रैक्टर वाले का किराया देना यानी डीजल का देना, कभी कैसा है कोई किसान। तो हमने अपना बीज नाश कर लिया खेती का। कल अगर जब हम इतने डिपेंडेंट हैं, इतने निर्भर हैं कंपनियों पे, तो आप एक बात बताइए, अगर 2-4 कंपनियां 10 कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय गुंडों की हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों की हैं, अगर वो 4 साल बोल दे, 2 साल बोल दे कि हम बीज अब की बार देंगे ही नहीं, फिर क्या है? फसल नहीं, सर्वनाश है। अरे सब कुछ फसल से ही तो है। अब किसे बात पा रहा था जी मैं? अब एक चीज, आपके खेत का बीज खत्म। अच्छा, डंगरा पे आ जाओ, किसके गांव में, घर की नहीं पूछना मैं तो गांव की बात करता हूं। किसके गांव में कोई देसी जोटा अच्छी नस्ल का या खग्गड़ हो जो आप अपने पशुओं को नए दूध करवा सको? है तो डंगर भी गए। और मानस मैंने पहले बता दिया 35% तो ऊपर नपुंसकता आली। तो फिर जी कहां रहे हो यार, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब इतनी बड़ी खोपड़ी परमात्मा ने दी है, इतनी बड़ी संरचना दी है इस जीवन की, हमने सोचना ही बंद कर दिया। और मैं इतना चिल्ला के इतने जोर जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस आंगन में खड़ा हूं जहां से ये चिंगारी उठती है, और यही वो जगह है जहां से चिंगारी उठनी भी चाहिए। इस जगह ने और इस एक किताब ने, सत्यार्थ प्रकाश ने तो वो क्रांतिकारी बना दिए जो महान नशेड़ी, जिनकी जिंदगी बर्बाद थी, और वो बाद में क्या हुए वो तो वही जानते हैं। और बाद में उन्होंने ये कहा है कि हाँ,
इन दिमागों में भरे कुछ अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सुना होगा आपने राम प्रसाद बिस्मिल नाम का एक नौजवान जो पूरी तरह तबाह था नशों में और गलत आदतों में, केवल सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर एक दिन के एक सत्संग को सुन के तूफान पैदा हो गया वो देश के लिए। मैं इसलिए यहां पे इतनी मजबूती से बोल पा रहा हूं। तो आपके पास आज ना खेत बचा, ना आपके पशु बचे और ना आपका शरीर बचा, फिर कौन सा घमंड है भाई। और ये बात और खतरनाक आज याद आ गई क्योंकि आज का ही दिन है। सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं आर्य समाजी अपने स्वाभिमान पे, और आज उन आर्य समाजियों का सब, खासकर आर्य समाजियों की बात कर रहा हूं, आर्य समाज, वैसे तो पूरे भारत की बात है, आज दयानंद के सिर पे ठोकर मारी है एक आदमी ने। आज सत्यार्थ प्रकाश को लात मारी गई है। आज तिरंगा झुका है एक दुष्ट के मरने के कारण। किसने झुकाया है? हमारे हिंदू सम्राट मोदी ने। गुलाम है वो तो। भी मेरे देश का तिरंगा, मेरे देश का सिर किसी ऐसे आदमी के मरने पे झुक जाए जिसने मेरे देश के लाखों क्रांतिकारी मारे हो, तो क्या वो मेरे दयानंद के सिर पे लात नहीं मारी? पगड़ी पे क्या मेरे बुजुर्गों की पगड़ी पे लात नहीं है वो? भाई मेरा देश है, स्वाभिमानी है, वो किसके कारण से है? मेरे पूर्वजों के कारण से है। और अगर आज उस देश का ध्वज झुका है तो इसका मतलब उनका सिर भी झुका है जो इस देश के लिए मर गए। कहां खोए भाई हम? ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं आपको खत्म करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं, पूरी तरह तैयार हैं। और इस तैयारी की ज्यादा लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा, केवल 2-4 मिनट की बात और बोलूंगा। मेरे जैसे मैंने एक चीज सीखी कि मेरे दिमाग में जो मैं सामने देखता हूं उसके प्रति मेरे सवाल होने चाहिए, मेरे अंदर शंका उठनी चाहिए, तभी तो मेरे समाधान होंगे। और मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि अच्छा, एक बीमारी आ गई और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। अच्छा, फिर आंदोलन शुरू हो गए, किसान आंदोलन। बॉर्डर के एक तरफ तो लाखों आदमी जमींदार बैठे और दूसरी तरफ पूरी दिल्ली। बॉर्डर की वो जो लाइन थी उसके 4 किलोमीटर इधर जाओ तो बड़े लाशों के ढेर पड़े, और बॉर्डर के पार करते ही लाखों आदमी बैठे। या तो वो बीमारी फर्जी है, गलत तो नहीं कह रहा, यही बात कह रहे हैं। अगर बीमारी असली होती तो वहां भी तो लाशों के ढेर होते। ये मेरे दिमाग में शंका तो सबको आना चाहिए भाई, अगर बीमारी खतरनाक है तो सारी जगह होनी चाहिए, और सारी जगह होनी चाहिए, वहां पे लाशों के ढेर होने चाहिए। और अगर वहां लाशों के ढेर नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। अच्छा, ये एक चीज रुक गई। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमने ये सिद्ध कर लिया अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से कि भाई वह बीमारी तो नकली थी, तो फिर नकली बीमारी के टिक्के सब गए ठोक दिए। जो बीमार होगा उसके टिक्के लगने चाहिए ना, क्यों माता हो? गलत तो नहीं कह रहे ना? तो जो बीमारी नकली है उसके टिक्के उन सब को ठोक दिए जो सबस थे। अब ये खेल तो बड़ा खतरनाक है। और ये हमारा जो लक्ष्य है वो ये है, वैसे ज्यादा हम बोलते नहीं, लेकिन जनता सरकार मोर्चा का लक्ष्य वही है जो कभी सैकड़ों साल पहले महर्षि देव दयानंद सरस्वती का था। क्या लक्ष्य था उनका? कि सब सुखी जीने चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर निकम्मा आदमी, नालायक आदमी अपने घर में है तो उसको भी उतना ही दंड मिले जितना किसी दूसरे वर्ग में गलत आदमी को दंड मिलना चाहिए। अंदर में सच्चाई उतनी होनी चाहिए। फिर बात आती है धर्म पे होना चाहिए, तो लोगों को धर्म से ही भटका दिया। आज हजारों मत पंथ संप्रदाय बन गए। धर्म का मतलब जब पूरे स्वांग में को पढ़े तो एक लाइन में धर्म है भाई, जो प्रकृति में परमात्मा ने नियम बनाए हैं ना, वही तो धर्म है। अच्छा, एक धर्म है कि मां के पेट में बच्चा पल रहा है। अच्छा, मुसलमाननी के पेट में अलग डालता पड़ेगा, ईसाइयन के भी पेट में, हिंदू में, सिखों में, बोल दो भाई।
एक ही तरीके का पड़ेगा ना तो प्रकृति का वो नियम है, असली वो धर्म है। बाकी जितने वो सारे तो अपने मत पंथ संप्रदाय इस गंदी बुद्धि की पैदाइश है। पौधे का बीज से उगना, अंकुरित होना, बीज से पौधा बनना, पेड़ बनना, फिर फल बनना, ये प्रकृति का नियम और ये धर्म है। और ये सर्वमान्य सत्य है और इसके मानने वाला केवल एक वर्ग है, आर्य समाज है। और हम किसी भी कारण से अपने विचार को, मतलब हमारा विचार इतना कम हो गया कि कम तक मतलब कम ही होता चला गया। अब कुछ कमी आ रही होंगी, क्या समस्या रही होंगी, वो तो चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जवानों को इस विषय पे जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए कि जो ये खेल हो रहा है, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इतनी झूठी बातें इतनी भयानक प्रचार में है, और उसके परिणाम स्वरूप आपके पास खेत खत्म, आपके पास आपके पशु खत्म, और आपके पास आपकी जवानी खत्म। और आखिरी बात ये, प्रकृति के नियम के अनुसार मैं एक बात और बोलता हूं, इस सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, कौन सी वस्तु, चेतन वस्तु, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो या मानव हो, जो अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहता हो, ऐसा कोई भी चेतन चीज नहीं है। अस्तित्व का मतलब क्या है, जो अपनी अगत को सोचे कि चल खत्म होगी, कोई दिक्कत नहीं। जितने लोग बैठे हैं यहां पे और पूरी दुनिया में, वो ये चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे। है कोई ऐसा जो रोकना चाहता अपनी पीढ़ी को, अब पैदा ही ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो नहीं ना। क्योंकि वैदिक सिद्धांत में चाणक्य कहते हैं, जिस घर में संतान नहीं, धिक्कार है उस पे। उस विषय से एक बात मैं कहना चाह रहा, एक अगर पौधा है किसी भी फसल का, अगर वो खड़ा और उसको कोई पशु खा जाए तो फिर बढ़ेगा, फिर खा जाए फिर बढ़ेगा। अगर वो इतनी बार खा लिया कि वो खत्म नहीं हुआ लेकिन बढ़ने नहीं दिया, अगर वो इतना सा भी है ना, लास्ट में गेहूं का पौधा मान लो, गेहूं का पौधा गाय ने भैंस ने कई बार खा लिया और समय आ गया अप्रैल का, तो वो 6 इंच का पौधा भी बाल दे देगा, दाने आ जाएंगे उस पर। गलत तो नहीं कह रहा। तो जब प्रकृति का इतना मजबूत नियम है, वो पौधा भी अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहता और वो आखिरी सांस तक लड़ता है जब तक उसकी जड़ ना उखाड़ दो। हम तो आदमी हैं यार, हमारे तो अस्तित्व, हमारी बच्चों की गर्दन पे तलवार चल पड़ी है। जब 35% से ज्यादा नपुंसकता की बात कोई समाज करता हो तो इससे बड़ी समस्या तो नहीं हो सकती ना। अच्छा एक और बात, चलो अच्छा, जब खेत में पड़ने वाले यूरिया डीएपी और इतने ज्यादा जहरों के कारण किसी का कैंसर होएगा, तो वो कैंसर जाट, कंबोज, ब्राह्मण, राजपूत देख के होएगा के सबको हो जाएगा? मन तो लाके सबको नहीं होता, सबको होएगा। अच्छा जब पशुओं का नाश होएगा तो फिर भी नहीं होगा ना बामणा को नहीं आ करता हो, बामणा की मैं आज तो जमा बढ़िया रहा करूंगा, बीमारी नहीं आती, ऐसा भी होएगा। और ये बात मतलब खतरनाक सी बात करूं, जब जमाए, जब नपुंसकता की इतनी खतरनाक बात हो रही, जब बीजमारी होने वाली है, तो भी ब्राह्मण राजपूत गुज्जर पूछ को होएगा कि नहीं होएगा? तो फिर कौन सी जाति के झंडे ठा फिर और कौन से सिर पर पग बांध रहे? आज ऐसा समय है कि आपको किसी भी स्थिति में एक साथ होना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं हो रहे हो तो आप अपने बच्चों की तरफ देखना, पूरे समाज की बात कर रहा हूं मैं, कोई जाति, कोई वर्ग, किसी की कोई अलग बात नहीं, सब पूरे समाज की बात यह है, अगर आप एक साथ नहीं हुए तो आप अपने बच्चों की तरफ देख के सोचना कि अगर मैं इसका विरोधी हूं, इस विचार का, समाज का विरोधी हूं, तो मैं अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला रहा हूं, ये देख लेना। क्योंकि मैं अगर रातों रात, या जो मेरे साथी हैं रातों रात धक्के खा रहे हैं इन विषयों पे, तो इनको पता है क्या डर है? मैं सबसे बड़े स्वार्थ में घूम रहा हूं, और मेरा स्वार्थ मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। और अगर मैं उनको बचाना चाहता हूं तो जब तक ये पूरा समाज नहीं बचेगा, जब तक वो बचना असंभव है। क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने घर में कितनी देर तक रखूंगा, कितने साल तक? 5 साल रख लूंगा, 10 रख लूंगा,
मैक्सिमम 18 का होने के बाद तो समाज में ही जाएगा वो, चाहे वो कमाने जाए, वो खाने जाए, नौकरी करने जाए, व्यापार करने जाए। अगर समाज में नशा भरा पड़ा है तो वो भी तो नशेड़ी बनना है। और जब इस देश के करता धरता 27 हजार करोड़ के नशे जब पकड़े जाते हैं, याद होगा, पढ़ा किसी ने, पोर्ट पे आया था, पूरा कंटेनर भर के पकड़ा था 27,000 करोड़ का नशा। वो कहां गया? अरे वो यहीं तो फैला देश में। इन युवाओं ने निपटाया उसको खा खा के। गलत तो नहीं कह रहा भाई? बट जोन सी जगह पे गलती हो ना, रोक लियो। कारण क्या है, हम भी बस वो क्या कर रहे, अभी तो करोड़ मरो वाली स्थिति का मैच है, तो हम भी करोड़ मरो पे खेल रहे, जो होगा ना देखी जाएगी। लेकिन ये रुका नहीं जाता भाई, अब तो समाज को खड़ा होना ही पड़ेगा। आज सुबह और कल हम 2 गांव में गए। हमारा लक्ष्य बुजुर्ग थे, युवा तो साथ में बैठे थे, वो अच्छी बात है, क्योंकि युवाओं को समझाना कोई दिक्कत नहीं, हम समझा लेंगे। हमारा टारगेट एक था कि जो ये बुजुर्गों का अनुभव है कि इन्हें न्यू का न्यू लेकर मर जाओगे के भाई, जिंदगी के 50-60 साल जिए हो, कुछ अच्छा कुछ बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा बुरा है, इतनी तो समझ आई है ना। तो जो इस ज्ञान ने न्यू लेकर मर गए थे तो मर जाएंगे। इब ताऊ वाली ताऊ ने जब मेरी अगली बात कह दी तो उनमें था ज्यादातर, जैसे ताऊ ने कहा नहीं न्यू, उनमें था 15 जने बोले बेटे कोई मानता तो नहीं। मगर तुमने मनाए कितने हो? सुनो, बुरा ना मानियो, मगर तुमने मनाया कितना? कमल मानते तो है नहीं सब रे। अगर ये शब्द है ना तो कोई आपके पास नहीं है ना। अपने अंदर तक तो देखो, कितने बुजुर्ग है जो गाली देकर बात कर रहे हैं। तो गलती कहीं ना कहीं बुजुर्गों की है कि नहीं? एक बात। अब दूसरी तरफ ये वर्ग है, इनको उस लाइन का पता ही नहीं, क्योंकि आपने तो करा, बोला अच्छा कसी चलाने यार छोड़ मैं खोद लूंगा, तू तो पढ़ ले। देवेंद्र भाई बता रहा घनी बार, अरे गंडासा चला ना ना छोड़, तू तो पढ़, नौकरी लगनी है। अच्छा ये बुग्गी लेके जाने यार, ना ना मैं ले जो, तुम पढ़। जब कुछ उन तक दिया ही नहीं हाथ में, उन तक कोई जिम्मेदारी दी, सोचो में और चलावेंगे। समस्या दोनों तरफ से है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। अब हमने उस गांव, जैसे उन गांव में थे लगभग 15-20 साथी थे हमारे, अब हमारे विचार पे जो सहमत थे, हमने एक ही बात कही हुई, जो बुजुर्ग बैठे थे, मैं कहा आप अपनी टोली को समझा लो, ये जितने जवान है नहीं, ये आपके दौरे बिठाने हमारी जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते है जी। मतलब परिवर्तन की जरूरत तो दोनों तरफ से है, एक तरफ से कभी कोई बदलाव नहीं आता। अब जितनी बात मैंने बोलनी है, जब मैं इनको और अगर लंबी करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जितनी बात मैंने कही है, जितने बुजुर्ग है शायद उन्हें ना पता हो इन आंकड़ों का, इन बातों का, कुछ ने तो पता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नहीं पता। तो आपको और अपडेट हो ये कुछ चीज। अगर इस मोबाइल की बात करें तो मोबाइल तो इतना खतरनाक है बच्चों के लिए कि आपने उनके हाथ में अपना ही जहर दे रखे, ले बेटा जहर खाकर जा तोड़ा। देवेंद्र भाई एक बात क्या, अगर जो मेरे भीतर की है, उनका जिस दिन मेरा बेटा मेरे पास मोबाइल मांग लेगा नहीं, उससे पहले मैं उसका जहर दे दूंगा। समझ रहे हो कितनी खतरनाक चीज है यार। ये बात यह है कि थोड़े टाइम में, ये मैंने बताया आपने छिलका, बाकी देवेंद्र भाई आपसे चर्चा करेंगे। इस छिलके तक अगर कहीं दिमाग में कोई शंका पैदा हुई हो, कोई सवाल उठा हो, कुछ जानने की इच्छा पैदा हुई हो। अब खेती की बात कर रहे थे ना, मेरा अपना अनुभव है, ये अमित भाई बैठे और गौरव भाई हैं, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, दोबारा बोलूंगा मैं क्योंकि हजम नहीं होती है बात, पहली बार पूरी पैदावार और बिना जहर, इस पे हम काम कर रहे, सफल है ना भाई। तो खेती की समस्या निपटी। खेती की समस्या अगर निपट जाएगी तो डांगर तो में ठीक हो जाएंगे, स्वास्थ्य तो वहीं ताना, और जो नाश हो रहा है जवाना में, खाना अच्छा हो गया तो वो भी हो जाएगा। तो जब बात होगी खेती की
और खेती की गूढ़ की, खेती के मूल की, यानी समाज के मूल की, उस पर हम पूरी तरह घंटों घंटों ट्रेनिंग देने तैयार हाँ, समझाने तैयार हाँ। जब तक एक एक सवाल समाज का क्लियर नहीं हो जाए, जब तक हम तैयार हैं आपके बीच में। लेकिन निवेदन यो है, अगर आप खड़े तो हो कम से कम, ना हमने नोट चंदे आपके, ना हमने वोट चंदे। हमने तो ये चीज, हमने अपना बालक बचाना, जीव सारे बच जाएंगे नहीं और जीव बचेगा। अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई हो तो इस प्रांगण में बैठ के ये रामकृष्ण का, दयानंद का और ऋषि मुनियों का जिनकी हम संतान है, उनके विचारों की जगह है ये। उनकी कसम खा कर आप ये प्रण लो कि ये जो परिस्थितियां हो रही हैं, ये और कितनी खतरनाक हो रही है। तो मैंने मोटी मोटी बात बताई है, ये कितनी खतरनाक हो रही है और ये कितनी और ज्यादा खतरनाक होंगी, इस पर आप चिंतन करो, सोचो बैठ के। अन्य तो अपने पास क्या करें, इनको कुछ नहीं आना, खाली हो लिया समाज, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य की बात, स्वास्थ्य की बात, गृहस्थ की बात, वानप्रस्थ की बात, बुढ़ापे में क्या करना क्या नहीं करना, मतलब जन्म से पहले की प्रक्रिया शुरू करके जन्म के बाद तक की क्या स्थिति है, आपको हर एक सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। आपका दिमाग लॉजिकल होना चाहिए और शंका अगर करिए तो उसका समाधान सही तैयार रहना चाहिए कि असत्य को छोड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं और सत्य को लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इसका परिणाम मेरे पास है कि जैसे ये जो जितनी बड़ी खेप बैठी है ना, इन कभी डॉक्टर के हुए कौन देखेंगे, ये ऑपरेशन तो पैदा हुए थे, ऐसा तो नहीं था, वो ऑपरेशन तो नहीं पैदा हो रहे। और आज ये तो सांग खत्म है, मतलब काटा पेट रेखा नहीं। मैंने ये चीज आजमाई और मेरे गांव में 75 साल की दाई है, वो अनु बोली भाई साहब बाहर है, भाई साहब तो देखो बेटा जमा नाश हो लिया, इन सरकार ने क्या करा, ये आंगनवाड़ी वर्कर जीएनएमसी भेजी हैं, हमारा तो काम ही खत्म कर दिया। जब हम किसी का केस ले लें नहीं, मार पे केस करवा दे, मगताई तो मेरे तो रहा कोई दिक्कत नहीं। 75 साल की दाई ने बोली भाई मना दे ज्यादा गांव पैदा करवा रखे हो, और जोन सा दुनिया का डॉक्टर न्यूकंदा होकर मना करना ज्ञान है, उन्हें दौरा बिठा ले। और मेरा बालक 3.5 साल का हो लिया, गर्भ के टाइम पे गर्भ था पहला और गर्भ के 3.5 साल बाद तक उन्हें डॉक्टर के नाम का नहीं मेरा। अगर उसका कुछ थोड़ी बहुत समस्या हुई है वो है तो उन्हें कहेगा पिताजी औषधि चाहिए, बढ़िया बात है। आप जैसा जीवन बनाओगे वैसा होगा और उस तरफ आपने बढ़ना पड़ेगा। वो बालक है दैनिक वनकर है ना जी, हम जो अपना आर्य समाज में दैनिक वनकर, उसको 25-30 मंत्र जितने सब याद है और हम खोए पड़े हैं। मैं केवल ये उदाहरण दे रहा हूं कि इस विधा को समझकर मेरे पास क्या परिणाम आए। और मैंने उससे एक लाइन रटवा रखी है, तो सोंदे सोंदे से पूछ लो पूरी जिंदगी। मैं तो इतना ही बोलूंगा दवाई नहीं, तो दवाई अगर मैं उस दिन दवाई बोल दूंगा तो वो लेंदा भी नहीं, तो ना औषधि चाहिए। तो इतनी सारी बात आपने ध्यान से सुनी, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा।